हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन गुरु, चंडीगढ़ का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप जानते हैं HPPSC की PGT लेवल पे बड़ी सारी पोस्टें निकली हैं। 585 टोटल पोस्ट्स हैं, जिसमें से इकोनॉमिक्स की 17 पोस्ट जो हैं वो निकली हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए आज ये वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इकोनॉमिक्स का सिलेबस। ठीक है, हम देखेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जानना चाहते हैं, इसकी नोटिफिकेशन से रिलेटेड क्या इसके लिए क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या इसकी सैलरीज हैं, क्या फीस है, तो उसके लिए आप हमारी नोटिफिकेशन वाली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बट उससे पहले यहाँ पे मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। तो जैसे आप जानते हैं 17 पोस्ट्स निकली हैं और मैं आपकी इकोनॉमिक्स की एजुकेटर हूँ। मेरा नाम है आकांक्षा। तो चलिए अब हम आगे इसके साथ बढ़ेंगे। HPPSC PGT का इकोनॉमिक्स का सिलेबस मैं आज आपको दिखाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम सिलेबस देखते हैं, आप जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो PG है, यानी आपको मास्टर्स चाहिए इकोनॉमिक्स में, तब आप इस पे PGT लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो यानी कि आपको अपना मास्टर्स का जो भी सिलेबस है वो सब थरली आना चाहिए, अलोंग विथ सम एक्स्ट्रा थिंग्स। राइट, आपको कुछ एक्स्ट्रा नया एडिशंस, कुछ नई थ्योरीज भी पढ़नी पड़ेंगी अगर आपको इतना बड़ा गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है, जिसमें ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। राइट, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, देखिए माइक्रो लेवल पे सबसे पहले तो आपको पढ़ना है कि इकोनॉमिक्स क्या है। आपने वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक्स की करी होंगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, है ना। उसमें हम PPC पढ़ते हैं कि कैसे कैसे हम उन कॉम्बिनेशंस को डिसाइड करेंगे कि क्या बनाना है वगैरह वगैरह। वो सारा आपका सेंट्रल प्रॉब्लम्स में आ जाएगा। आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि चॉइस करनी है इसीलिए तो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी ही इसलिए है क्योंकि चॉइस करनी पड़ती है, सब कुछ नहीं मिल सकता हमें। राइट, तो वो सारा आपने इसमें करना है। उसके बाद आपके इकोनॉमिक सिस्टम्स आते हैं। आपको पता है आपकी 3 तरह की इकोनॉमीज हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो वो तीनों तरह की इकोनॉमीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या क्या है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फंक्शंस आपको सारे आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनके फंक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वंस आप अपने इकोनॉमिक सिस्टम से थोड़े फेमिलियराइज हो जाते हैं, उसके बाद आपको आना है सीधा माइक्रो पे। तो सबसे पहले मैं आपको माइक्रो में बताऊंगी क्या पढ़ना है, फिर मैक्रो में, फिर आपकी स्टैटिस्टिक्स भी आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अलॉन्ग विद इंटरनेशनल ट्रेड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एवरीथिंग इज कवर्ड, मतलब बेसिकली। राइट, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको कार्डिनल और ऑर्डिनल एनालिसिस करनी है। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे, आप मेरे से कुछ पढ़ेंगे, तो मैं डेफिनेटली आपको इसके साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा थ्योरीज भी बताऊंगी जो आपको पढ़नी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर। इसके साथ में आपके डिमांड के कॉन्सेप्ट, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा प्राइस, अपना प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, ये सारे फैक्टर्स आपको करने हैं। अलॉन्ग विद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी से तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। राइट, न्यूमेरिक फॉर्म में आपको क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद आपका कंज्यूमर वाला पोर्शन यहाँ पे कवर हो जाता है। फिर हम प्रोडक्शन पे आते हैं। प्रोडक्शन में हम डील करेंगे आपकी सप्लाई के साथ और आपके प्रोडक्शन फंक्शन के साथ कि उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ जो शॉर्ट रन का आपका प्रोडक्शन फंक्शन का लॉ है, रिटर्न्स टू स्केल जो लॉन्ग रन का लॉ है, उसके वेरियस कॉन्सेप्ट कॉस्ट और रेवेन्यू के। ठीक है, कि कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, वैसे ही रेवेन्यू में क्या क्या है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो आपके फॉर्म्स ऑफ मार्केट जैसे बड़े अलग अलग तरह के आपके फॉर्म्स हैं। ठीक है, इसमें आपके सारे के सारे फॉर्म्स आ जाएंगे। आपने परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, डिओपोली, सारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट करने हैं। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा आपका प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन आपको आना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी आना चाहिए आपको ये, और साथ में ओलिगोपोली में भी। यानी आपको प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन जो है, यानी कि मार्केट्स की जो डिटेल स्टडी है वो आपको हर मार्केट की करनी है। आपको सिर्फ स्टिक नहीं करना है स्पेसिफिक चीज़ों पे, एवरीथिंग आपको सब कुछ कवर करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है आपकी कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी, यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस एनालिसिस। आपने पीछे जो है आपने आपने पहले कार्डिनल एनालिसिस और ऑर्डिनल देख लिया था, उसी का ही पार्ट आपका ये आ जाता है, आपकी सारी मार्शल की यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। यहाँ पे आप आईसी के सारी प्रॉपर्टीज, उसके सारे फंक्शंस, उसके सारे एप्लीकेशंस आपको करनी पड़ेगी कि क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं आपकी आईसी को। उसके अलावा कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस का कॉन्सेप्ट, ये भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मार्शल का कॉन्सेप्ट है, हिक्स ने भी इसका कॉन्सेप्ट दिया है, आईसी के थ्रू कंज्यूमर सरप्लस भी पढ़ा जा सकता है, आपको वो भी पता होना चाहिए कि क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। उसके अलावा आउटपुट डिटर्मिनेशन इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी आपने करनी है। मैंने आपको बोला ओलिगोपोली में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, इवन डिओपोली जो आपका स्पेशल केस है ओलिगोपोली का, तो डिओपोली भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते बेसिकली, राइट। उसके अलावा आती है नेक्स्ट आपकी वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में पैरेटो ऑप्टिमैलिटी और सारी न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपकी काफ़ी सारी थ्योरीज कवर होती हैं। बर्गनसन सैमुअल्सन की थ्योरी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे कैल्डर हिक्स की थ्योरी आती है, कॉम्पनसेटिंग प्रिंसिपल, वो सारा आपको कवर करना पड़ेगा। तो इसके साथ आपका माइक्रो का जो क्रक्स है वो कंप्लीट होता है। आपने कंज्यूमर थ्योरीज, प्रोड्यूसर थ्योरीज, मार्केट थ्योरीज और वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ कवर करना है इन योर माइक्रो एस्पेक्ट, राइट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए आप अपने मैक्रो इकोनॉमिक में सबसे पहले आपको वेरिएबल्स ही पता होनी चाहिए कि क्या है, कौन से स्टॉक होते हैं, कौन से फ्लो होते हैं, वो सब आपको करना है। आपको पता है सबसे पहले आपका आता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो आपको एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है वो करना है। किसने दिया है? कीन्स ने। क्लासिकल्स से शुरू होके कीन्स के फंक्शंस को पढ़ के फिर कंजम्पशन थ्योरीज पे आओगे। एडी आपको पता है इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इन सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग से डिटेल में करना है। तो सी करेंगे तो कंजम्पशन कवर होगा, ठीक है। मल्टीप्लायर आपका कवर हो जाता है जब आप पढ़ते हो कंजम्पशन को, उसके अजम्पशंस, उसके लीकेजेस, कौन सा डायनेमिक है, कौन सा स्टैटिक है, सारा कॉन्सेप्ट करना है। फिर आप एक्सेलरेटर पे आते हो तो आप इन्वेस्टमेंट पढ़ना शुरू करते हो। एक्सेलरेटर क्या होता है, ठीक है। आपका एक्सेलरेटर थ्योरी किसने दी है? स्टैटिक थ्योरी, उसकी फ्लेक्सिबल थ्योरी, दोनों के कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा आपकी ट्रेड साइकिल्स आपके से रिलेटेड आपकी थ्योरीज काफ़ी सारी हैं। सुपर मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट आपके ट्रेड साइकिल से रिलेटेड है, तो सुपर मल्टीप्लायर क्या है वो सब भी आपको आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका थ्योरी ऑफ मनी, यानी हम मनी पे आ जाएंगे। मनी की डिमांड, उसकी सप्लाई की थ्योरीज दोनों आपने कवर करनी है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई को कवर करेगा, डिमांड थ्योरी को आपका लिक्विडिटी ट्रैप यानी आपकी कीन्स की थ्योरी कवर करेगी। क्वांटिटी थ्योरी आपकी क्लासिकल्स की है, आपको मनी की सारी थ्योरीज करनी पड़ेगी। इसके बाद भी आपके कुछ नई थ्योरीज आई हैं, वो भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ब्यूमॉल की थ्योरी, टॉबिन की थ्योरी, ये सारी थ्योरीज आपको कवर करनी पड़ेगी मनी वाले कॉन्सेप्ट में। उसके बाद एक और यूनिट मनी का आता है जिसमें ऑब्वियसली मनी के फंक्शंस, उसका सप्लाई, ये वाला जो आपको सप्लाई ऑफ मनी है ये आरबीआई की अलॉटमेंट्स है, M1 M2 M3 M4 के अंदर क्या क्या आता है वो आपको बताना है। इसमें आपके 3 वर्किंग ग्रुप्स आए थे, तीनों वर्किंग ग्रुप्स ने अलग अलग डेफिनेशंस इनकी दी है, वो सारी आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स करना है, सेंट्रल बैंक, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, CRR क्या है, SLR क्या है, ये सारे आपको रेट्स जो है वो करने पड़ेंगे, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हर तरह के कंपेटिटिव में आता है। नेशनल इनकम में आपने सब कुछ करना है, GDP से लेके GNP तक, एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम हैज़ टू बी कवर्ड। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसी चैनल पे आपको नेशनल इनकम पे भी वीडियो मिल जाएगी, राइट। तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि आपने इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसकी सर्कुलर फ्लो सब कुछ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट वाला पोर्शन,
कि सबसे पहले तो डेवलपमेंट होती क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज कौन सी होती हैं, डेवलप्ड कौन सी हैं, अगर आपकी इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है तो उसके क्या फीचर्स होंगे कि वो अंडर डेवलप्ड है, वो सब आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब आप बैलेंस ऑफ ट्रेड पे आते हो, यहाँ से आपका इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो शुरू होता है। आपका बीओपी में के मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट अलग है, बैलेंस ऑफ ट्रेड अलग है, दोनों में फर्क क्या है वो सब आपको डिटेल में करना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट की पूरी अकाउंटिंग आपको पता होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या आता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के क्या कंपोनेंट्स हैं, सब कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। प्रॉब्लम्स ऑफ, अब आपने सारा आफ्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट आप आएंगे इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी में आपको सब कुछ कवर करना पड़ता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, यानी आपने आज तक जो भी इकोनॉमीज के बारे में पढ़ा है वो सब आप इंडिया के रेफरेंस में करेंगे। जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, ये इंडिया की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें डील करनी होती है। इसके लिए हमारे पास स्कीम्स आती हैं, कौन सी नई स्कीम्स आई हैं, कौन सी स्कीम कब आई थी, उससे क्या हुआ, वो सब आपको यहाँ पे कवर करना है। उसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। यहाँ पे आपको 12 5-year प्लान्स जो हैं वो अच्छे से करने हैं, क्या क्या आपने उसमें अचीव किया, कितना ग्रोथ रेट था, एक्चुअल कितना टारगेट था, सब करना पड़ेगा। उसके अलावा उसके ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट, बट इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत नीति आयोग के बारे में भी करना पड़ेगा। तो नीति आयोग क्या है, कब फॉर्म हुआ, क्यों फॉर्म हुआ, वो सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी करंट इकोनॉमी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आप देखेंगे थ्योरीज ऑफ ट्रेड। अब आपका इंटरनेशनल ट्रेड का थोड़ा सा पार्ट आ गया है। यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव कॉस्ट, एब्सोल्यूट कॉस्ट भी आपको करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट कॉस्ट, कंपैरेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टीओटी क्या है, एक्सर-रोलन थ्योरम, आपको हर तरह की इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज जो है वो पढ़नी पड़ेंगी। तो ये सारी थ्योरीज आपको देखनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी हैं। इसके अलावा अभी क्या फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज चल रही है वो आपको देखना पड़ेगा। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑब्वियसली आपका करंट अफेयर्स तो मैटर करते ही हैं जब भी आप कंपेटिटिव देते हैं। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि अभी तो हम कर रहे हैं यूज रिसोर्सेज को, लेकिन फ्यूचर के लिए भी कुछ छोड़ दें। तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि अपने बारे में सोचो लेकिन फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी थोड़ा सा सोच लो, राइट। तो ये आपका कवर होता है, ये कवर होता है आपका इन्वायरमेंट वाले एस्पेक्ट से, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आता है आपका फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन। फ्री ट्रेड क्या है, ठीक है, कस्टम यूनियंस क्या होती हैं, कॉमन मार्केट्स, यूरोपियन यूनियन, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स करने पड़ेंगे। उसके अलावा प्रोटेक्शन, जैसे हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, हम कस्टम्स लाते हैं, कोटाज, लाइसेंसेस लाते हैं, वो सब हम लोग करेंगे। तो ये सारा भी आपने करना है। इसके बाद आपका एफडीआई के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। और आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी इसके लिए पढ़नी पड़ेगी, फिर आप कर पाएंगे अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया को कवर। जब आपको थ्योरी पता होगी तभी आप उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट। आपकी डेवलपमेंट मेजर किससे होती है, आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये दोनों इंडेक्सेस क्या हैं, इनके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ये कब आए, किसने दिए, ये सब आपको अच्छे से करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट एंड मेजर्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, कि इंडिया में पॉवर्टी जो है, आपने पॉवर्टी ऑलरेडी देख लिया कि इट इज़ अ प्रॉब्लम इन इंडिया। तो पॉवर्टी को कैसे कैसे हम मेजर करेंगे, फिर ऑब्वियसली पहले उसको मेजर करेंगे तभी उसके लिए स्कीम्स निकालेंगे ना, तभी कुछ सोल्यूशंस निकालेंगे। तो उसकी मेजरमेंट कैसे होती है वो सारा आपका यहाँ पे आता है। इसके बाद जो आपका वन ऑफ द मेन चीज़ें हैं वो है आपका LPG, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 के जो आपके न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं उसमें ये कवर हुआ था।
डेफिनेटली बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे काफ़ी आपको ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए इंडिया का रेवोल्यूशन इससे हुआ था। तो एलपीजी जो है ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसने आपकी इंडियन इकोनॉमी को रेवोल्यूशनराइज किया था। इनको हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इन्फ्लेशन। अब आपका जो इन्फ्लेशन है वो आप इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी कवर करेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन को आप मैक्रो पर्सपेक्टिव से भी कवर करेंगे। तो इन्फ्लेशन में आप करेंगे सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होती है, हाइपर इन्फ्लेशन, आपका क्रीपिंग, क्रॉलिंग इन्फ्लेशन, ये सारी तरह की आपकी इन्फ्लेशन आपने करनी है। उसके अलावा कंट्रोल कैसे करेंगे उसको, फिलिप कर्व बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिलिप कर्व में आप अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, तो ये डेफिनेटली आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। इसमें नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नायरू, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको करने पड़ते हैं। उसके बाद आपकी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज आती हैं, ये डेफिनेटली आपकी कवर हो जाती हैं जब आप मनी मार्केट और गवर्नमेंट का सेक्टर को पढ़ते हैं। फिस्कल पॉलिसीज आप तब कवर करेंगे जब आप गवर्नमेंट सेक्टर को पढ़ेंगे, और मॉनेटरी पॉलिसीज आप तब कवर करेंगे जब आप मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे। तो ये आपका साइमल्टेनियसली कवर हो जाएगा। ISLM मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका हिक्स ने दिया है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है, इसमें प्रोडक्ट और मनी मार्केट को कंबाइन किया गया है, राइट। तो यहाँ पे देखिए इनकी रिलेटिव, और फिर यहाँ पे आपका मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का रेलेवेंस हम करते हैं कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी बदलेंगे तो क्या होगा, फिस्कल पॉलिसी बदलेंगे तो क्या होगा। ISLM के साथ उसको लिंक किया गया है। डेफिनेटली इसमें लिंकेज बताई है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज की, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट कीन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको बताया, आपने इनकम एंड आउटपुट की डिटर्मिनेशन सिर्फ पोस्ट कीन्जियन की नहीं करनी है, आपने कीन्स की करनी है, क्लासिकल्स की करनी है, और पोस्ट कीन्स की भी करनी है, सबकी आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है मंडल फ्लेमिंग मॉडल, ये आपका इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपके ISLM को विद ओपन इकोनॉमी किया गया है। तो ये मॉडल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा मॉडल है। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल, इसमें काफ़ी थ्योरीज है, सैमुअल्सन की, हिक्स की थ्योरीज है, इंटरैक्शन है मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर के, तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरीज हैं। नेक्स्ट है आपके ग्रोथ मॉडल्स, लुइस का मॉडल, हैरेडोमर, कैल्डोर और सोलो, ये सारे ही मॉडल्स बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़े ही रेलेवेंट हैं। बहुत ही आपके यहाँ से हैरेडोमर मॉडल से तो आपका न्यूमेरिकल भी बन जाता है। तो इन सारे मॉडल्स की एप्लीकेशन, इनका एग्जैक्ट आपने इनको पढ़ना कैसे है, वो टेक्निक जो है वो मैटर करती है। मॉडल्स तो आपको बहुत सारे करने पड़ेंगे, थ्योरीज बहुत पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन किस तरह से मैं उनको पढ़ूँ वो मैटर करता है, राइट। तो वो सारा आपका यहाँ पे आपने कवर करना है। उसके बाद आपका आता है स्टैट्स, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं आपके स्टैट्स पे। अब स्टैट्स में सब कुछ ही करना पड़ेगा, मीन, मीडियन, मोड से लेकर ग्राफ्स क्या होते हैं, ग्राफ्स को कैसे हम यूज करते हैं, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, रिग्रेशन, आपको सब कुछ ही करना पड़ेगा। देखिए रिग्रेशन एनालिसिस, ग्रोथ रेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। फिर डेटा कलेक्शन, सैंपल क्या है, सैम्पलिंग आपको ऑब्वियसली आपको यहाँ पे अपने टी टेस्ट, जेड टेस्ट वगैरह नहीं करनी है, थैंकफुली आपको मेनली फोकस करना है सैम्पलिंग क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपल, और टेस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको अगर नॉलेज होगा तो कुछ हार्म नहीं होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा हमें अगर पता होता है, राइट। बट उसके अलावा आपका जो स्टैटिस्टिकल पार्ट है, यानी कि मेन में सेंट्रल टेंडेंसीज के साथ साथ डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर्स, टाइम सीरीज एनालिसिस, ये सब हम सब कुछ ही इलैबोरेटेड फॉर्म में कवर करेंगे ताकि हमारे एग्जाम में कोई इशू ना आए, राइट। तो यही आपके सिलेबस का पार्ट है। इसके साथ में ये तो आपका सारा इंडिया का पार्ट हो गया ना, इंडियन इकोनॉमी और आपकी जनरल इकोनॉमी, लेकिन आपको इसके साथ में थोड़ा सा हिमाचल की इकोनॉमी भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको ऑब्वियसली जनरल नॉलेज ऑफ इकोनॉमी आएगा ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो आपको इकोनॉमी करना पड़ेगा हिमाचल का भी। तो हिमाचल की इकोनॉमी कैसी चल रही है, हिमाचल में क्या स्कीम्स आई हैं, पॉवर्टी रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, इसके अलावा आपको यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ के पावर प्लांट्स, आपको ये सारा कुछ पता होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सोशल इंडिकेटर्स तक ऑफ हिमाचल प्रदेश।
वो आपके हिमाचल एस्पेक्ट को भी कवर कर देंगे। तो इंडियन इकोनॉमी प्लस आपके इकोनॉमिक्स के साथ में आपको हिमाचल को भी कवर करना पड़ेगा, और इसके साथ आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीटली आपका कवर हो जाएगा। सो ये आपके सिलेबस का क्रक्स है जो मैंने आपको समझाया। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि आपने क्या क्या पढ़ना है। डेफिनेटली पढ़ाई का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, इलेबोरेटेड फॉर्म में आपको सब कुछ करना है। आप पीजीटी लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसीलिए यू नीड प्रॉपर गाइडेंस फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस, है ना। हमें प्रॉपरली उसे इलेबोरेटेड फॉर्म में जब करना है, हमें जो सिलेबस में दिया है उससे एक्स्ट्रा भी हमें पढ़ना पड़ता है। सिर्फ उतना करके जाएंगे तो compete कैसे करेंगे, तो वो एक्स्ट्रा स्टडीज़ के लिए आपको गाइडेंस चाहिए होती है। उस गाइडेंस के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं। आप अगर हमारे पास आते हैं, आपको मिलेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस, वट एवर यू वॉन्ट। उसके साथ में आपको मिलते हैं कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड मच मोर, स्टडी मटेरियल एक्सेट्रा। ठीक है, तो प्लीज़ ज्वाइन अस एट कॉम्पिटिशन गुरु, और अपना पीजीटी का जो एग्ज़ाम है HPPSC का वो क्लियर करिए, ताकि आप एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब के साथ लैंड कर सकें। सो आई होप दैट यू एंजॉयड दिस सेशन, एंड इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू प्लीज़ contact on the given number, ताकि we can help you out to get this job. So thank you so much.